गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम थे कॉस्टिंग पर और कॉस्टिंग में हमने इसके पहले देख लिया था। एक तो कॉस्टिंग का हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने समझा था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट एंड देयर वर 3 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट डिटरमाइन करना, दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद अगर कॉस्ट रिडक्शन की अपॉर्चुनिटीज मिले तो उन्हें ग्रैब करना, और उसके बाद थर्ड वन वाज डिसीजन मेकिंग, राइट। फिर इसके बाद हमने एक पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने एक फैक्ट्री को विजिट किया था एंड वी सॉ व्हाट ऑल थिंग्स हैपन इन द फैक्ट्री, और उसके हर एक एक डिपार्टमेंट में किन किन चीजों के बारे में हमें सीखना है। दोस्तों, हमने ये सारे के सारे चैप्टर्स डिसाइड करे थे एंड देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन कॉस्टिंग। ये इतने सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमें कॉस्टिंग में पढ़ने हैं, राइट। अब इसमें हम शुरुआत करेंगे सर्विस कॉस्टिंग से, लेकिन मैं आपको सर्विस कॉस्टिंग पढ़ाऊं उससे पहले कॉस्टिंग के हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। ये जो बेसिक्स होंगे ये किसी भी चैप्टर में काम में आ जाएंगे, तो इन बेसिक्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ बेसिक्स आपको पहले से पता होंगे, कुछ बेसिक्स यहाँ पर पता चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर आते हैं बेसिक्स पर। अब हो सकता है अभी हाल फिलहाल ये कॉन्सेप्ट बुक आपके पास नहीं हो, कोई टेंशन नहीं, आप तो यहाँ से फ्री माइंड से आप इन सारी चीजों को बस देखें, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स देख रहे हैं, यानी हम बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में समझ रहे हैं। आपने ये फाउंडेशन में ही समझ लिया होगा दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, राइट। और इनफैक्ट आपने तो 3 तरह की कॉस्ट देखी होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी आपने देखी होगी, राइट। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं और आप पहचान कर बताइएगा कि ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिर ये कॉस्ट फिक्स है। सपोज कीजिए कि एक आइसक्रीम का वेंडर है, वो क्या करता है, वो क्वालिटी वॉल्स है, जो कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है ना, क्वालिटी वॉल्स और ऐसे 2-3 नाम है ना, तो टॉप एंड टाउन एंड सो ऑन, तो यहां से वो आइसक्रीम खरीदता है। और जो सप्लायर है उसका कहना है कि रेट लगेगी आपको 25 रुपीज पर आइसक्रीम, और ये हमारा रेट बिल्कुल तय है, फिक्स है। चाहे आप एक आइसक्रीम लो, चाहे आप 1000 आइसक्रीम लो, हम आपको 25 रुपीज पर आइसक्रीम के भाव पर ही आइसक्रीम देंगे। और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, आपने एक आइसक्रीम खरीदी तो भी वो आपसे 25 रुपीज ही लेगा पर आइसक्रीम, और आपने 1000 आइसक्रीम भी उतरवा ली तो वो आपसे कितने लेगा, 25 रुपीज लेगा पर आइसक्रीम। बताइए, ये आइसक्रीम खरीदने की कॉस्ट इस वेंडर के लिए फिक्स या वेरिएबल? कुछ आवाजें वेरिएबल वाली आई, कुछ आवाजें फिक्स वाली भी आई हैं। द करेक्ट आंसर इज इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। ये सही जवाब है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि 1 यूनिट के लिए कितने लगेंगे, 25। 10 यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे, 250। 10 आइसक्रीम थोड़ी ना 25 रुपए में उतारेगा। 100 यूनिट्स के लिए लगेंगे 2500। 1000 आइसक्रीम अगर आपने उतरवा ली तो 25,000 लगेंगे। तो ये जो कॉस्ट है, ये जैसे जैसे आप आइसक्रीम की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा आइसक्रीम आप खरीदते जा रहे हैं, ये अमाउंट टोटलिटी में बढ़ता चला जा रहा है। सो इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। कुछ बच्चों ने जिन्होंने आंसर फिक्स दे दिया था, उन्होंने ये सोचकर फिक्स दे दिया कि अरे मुझे तो फिक्स ही तो लग रहा है, 25 रुपीज पर यूनिट ही तो लग रहा है। ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो टोटल टर्म्स में फिक्स हो, टोटल टर्म्स में फिक्स हो। जैसे इस हॉल का रेंट हुआ, सपोज करो ये हॉल रेंटेड है और इस हॉल का रेंट है 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस हॉल, अगर इसमें 10 बच्चे बैठे, चाहे 100 बच्चे बैठे, चाहे 500 बच्चे बैठे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, इस हॉल का रेंट कितना है, 1 लाख। दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंशिएट हम करते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं टोटल के बेसिस पर कि क्या इस कॉस्ट का टोटल अमाउंट फिक्स है, अगर हां तो ये फिक्स कॉस्ट है। क्या इस कॉस्ट का टोटल अमाउंट बार बार चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन यूनिट्स, तो फिर ये वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में फिक्स होती है। जैसे आइसक्रीम जो खरीद रहे हैं 25, वो पर यूनिट कैसा है, फिक्स। लेकिन पर यूनिट देखकर इनकी परिभाषाएं नहीं बनाई गई है, टोटल अमाउंट देखकर बनाई गई है कि टोटल अमाउंट अगर सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स, देन इट इज अ फिक्स कॉस्ट। टोटल अगर अमाउंट अगर बार बार चेंज हो रहा है यूनिट्स के चेंज होने से, देन इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट। दोस्तों, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, पर यूनिट फिक्स होती है या टोटल में फिक्स होती है, टोटल में फिक्स होती है। वेरिएबल कॉस्ट भी फिक्स होती है,
टोटल में या पर यूनिट? पर यूनिट। इज दैट क्लियर? तो आज से दोस्तों क्लास में हमारी जो निशानी रहेगी पहचानने की कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट फिक्स है, वो निशानी ये है कि क्या ये कॉस्ट टोटलिटी में सेम है, देन इट्स अ फिक्स कॉस्ट। क्या ये कॉस्ट पर यूनिट सेम है, देन इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों ये देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है। तो वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट टोटल टर्म्स में वेरी करती है, फिक्स कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम रहती है। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या हो गया है फिक्स कॉस्ट का? फॉर एग्जाम्पल ये जिस हॉल में हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये रेंटेड प्रेमाइसेस है तो रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो हम परचेज कर रहे हैं अगर कुछ कमोडिटी, तो उसकी जो परचेज प्राइस है इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि वो आप जितना यूनिट्स खरीदोगे उतना ज्यादा आपका परचेज का बिल बनेगा, जितना कम खरीदोगे उतना कम बिल बनेगा। राइट, पहचानने की निशानी दोस्तों ये रहेगी कि अगर कोई सी कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में सेम है तो वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई सी कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम है तो वो क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों इस कोचिंग क्लास के लिए अब हम कुछ खर्चों की लिस्ट बनाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे विच वंस आर फिक्स एंड विच वंस आर वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इस बिल्डिंग का अगर ये बिल्डिंग रेंटेड है तो इसका रेंट होगा, अगर ये बिल्डिंग ओन्ड है तो फिर इसका रेंट के बदले में डेप्रीसिएशन होगा, क्योंकि फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रीशिएट होती चली जाएगी। बताइए डेप्रीसिएशन या फिर रेंट कैसी कॉस्ट है? फिक्स, क्योंकि कितने भी स्टूडेंट्स का यहां पर फुटफॉल हो जाए इसका जो रेंट लगना है सो बिल्कुल फिक्स लगना है। क्या क्लियर है? ओके दोस्तों, फिर इसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर कुछ फैकल्टीज ने कदम रखा एंड लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर दो तरह की फैकल्टीज हैं जो इस बिल्डिंग में पढ़ाती हैं। एक वो फैकल्टीज जिनका अमाउंट कितना मिलेगा मेहनताना वो डिपेंड करता है कि कितना फीस आया है, और एक वो फैकल्टीज हैं जिनको की सैलरी बेसिस पर रखा गया दैट योर सैलरीज इतना इतना पर मंथ, जिनका फिक्स सैलरी इतना इतना पर मंथ, उनकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर टीचिंग। लेकिन वो फैकल्टीज जिनका कि कितना उनको अमाउंट मिलेगा वो किससे लिंकेबल है? रेवेन्यू से, स्टूडेंट से, तो फिर वो वाली कॉस्ट क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा रेवेन्यू, फैकल्टी की कॉस्ट भी ज्यादा, कम स्टूडेंट्स कम रेवेन्यू, फैकल्टी की कॉस्ट भी कम। एग्जैक्टली, तो ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। राइट, अब इसके बाद यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये जो लाइट, बिजली, पंखे, एसी एक्सेट्रा, ये जितनी सारी चीजें हैं, अपने कॉमन सेंस से बताइए कि अगर मैं आपको यही ऑप्शन दूं, या तो वेरिएबल बोलना है या फिर फिक्स बोलना है, बताइए आप इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जवाब आता है वेरिएबल एंड दैट इज करेक्ट, क्योंकि अगर ज्यादा स्टूडेंट्स में तो ज्यादा नंबर ऑफ हॉल्स यूज होंगे, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ हॉल्स यूज होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी अकॉर्डिंगली ज्यादा हॉल का आएगा, और कम स्टूडेंट रहे तो हम कम हॉल में आ जाएंगे, और कम हॉल में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। ठीक है, जिन्होंने ऐसा सोचा जैसा मैंने बोला उनका जवाब वेरिएबल ही आया। अब एक और तरह की सोच है, बहुत सारे हॉल मत इमेजिन करो, सिर्फ इस हॉल को इमेजिन करो। और अगर हम सिर्फ इस हॉल को इमेजिन कर रहे हैं, अब इस हॉल के अंदर अगर 50 बच्चे बैठे चाहे 100 बच्चे बैठे, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कैसी नजर आ रही है? फिक्स। फिक्स, अब तो फिक्स है ना। आप इस पंखे के नीचे 2 लोग बैठो या 5 लोग बैठो, इस पंखे का बिल तो सेम ही आना है, लाइट जो जलनी है सो जलनी है। राइट, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कॉस्ट फिक्स है या वेरिएबल है उसके लिए देखने का नजरिया चाहिए कि आप किस नजर से कॉस्ट को देख रहे हो। सेम कॉस्ट आपको एक नजर से देखोगे तो फिक्स नजर आ सकती है, और सेम कॉस्ट दूसरी नजर से देखोगे तो वेरिएबल नजर आ सकती है। पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी कुछ कुछ जवाब ऐसे आ सकते हैं, नहीं सर ये तो वेरिएबल है क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं। एट दैट टाइम आई वुड नीड टू करेक्ट यू कि हमें इसमें कैसे सोचना है। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों के जवाब सही थे। अगर आप पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे थे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पूरे बिल्डिंग की टर्म्स में देखें तो इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन एक सिंगल हॉल की टर्म्स में देखें तो इट्स अ फिक्स कॉस्ट फॉर अ सिंगल हॉल। क्या है, क्लियर है? ओके दोस्तों, कॉस्ट दो नहीं, कॉस्ट तो 3 तरह की होती है, एक वेरिएबल, दूसरी फिक्स, और तीसरी कौन सी? सेमी वेरिएबल। राइट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जिसके अंदर आधा नहीं थोड़ा पोर्शन वेरिएबल का हो और थोड़ा पोर्शन फिक्स का हो। इसके 2-3 एग्जांपल्स देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अपने घर का होम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, सपोज कीजिए हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है मान लीजिए 3000 रुपीज, है ना।
तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा किया तो ऑब्वियसली बिल ज्यादा आएगा। जैसे कई बार घर में समर सीजन के वक्त इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ एसीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो समर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल शूट अप हो जाता है। यही वापस से विंटर के अंदर रिलेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, तो इस नजर से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वेरिएबल नजर आ रहा है। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर आप आपके घर पे सारे स्विच बंद कर दो परमानेंटली, 1 महीने के लिए सारे स्विच बंद कर दो और उन पर टेप चिपका दो कि कोई उनको चालू भी नहीं कर पाए, 0 यूनिट्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टिल बिल आएगा। क्योंकि एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट आपसे रिकवर करती है बिकॉज दे हैव लेड डाउन द इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें तार बिछाए हैं, बिजली के खंभे बिछाए हैं, तो एक फिक्स कॉस्ट भी आपसे रिकवर करते हैं कि आप मत करो कंजम्पशन, तो भी इतना तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपके घर पे हमने मीटर तो लगा ही रखा है, तार तो जोड़े हैं, वी हैव प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू यू, राइट। तो वो हमसे एक फिक्स अमाउंट भी रिकवर करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है ना 3000 का, उसके अब कितने कंपोनेंट्स हो गए हैं, 2 कंपोनेंट, जिसमें एक फिक्स है और एक वेरिएबल है। सपोज कि 3000 रुपीज के इलेक्ट्रिसिटी बिल में 300 रुपीज फिक्स है और रिमेनिंग 2700 इज वेरिएबल, दैट इज बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन। तो अब इन टोटालिटी हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को क्या बोलेंगे, इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा कंपोनेंट फिक्स है और थोड़ा वेरिएबल है। सिमिलरली अगर आप एक मशीन किराए पर लेकर आए, बहुत सारी कंपनीज होती है जो मशीन्स को किराए पर लेकर आती है। चलो मैं कंपनीज की बात साइड में रखता हूं, ये जो एयरलाइंस कंपनीज, अपने देश की 1-2 एयरलाइंस कंपनीज के नाम बोलो। एक तो इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, है ना, ये है ना, एयर एशिया, ये सारी हमारी एयरलाइंस कंपनीज हो गई। इन एयरलाइंस कंपनीज के जो प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये लोग यूजुअली खरीदते नहीं है, ये लोग यूजुअली उसको लीज पर ले लेते हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जो एरोप्लेन्स बनाती हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एरोप्लेन्स, वो फाइटर्स वाले नहीं है ना, वो तो सब बना दे। एक तो बोइंग और दूसरा एयरबस। इसलिए कई बार आप देखते होंगे अगर आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा तो बोइंग 707 और वो सब उनके नंबर रहते हैं, राइट। तो 2 ही कंपनीज एरोप्लेन्स बनाती हैं और एक एरोप्लेन अच्छा खासा महंगा आता है। तो कंपनीज अगर मान लीजिए उनको 200 एरोप्लेन्स खरीदने, इंडिगो एयरलाइंस का तो इंडिया भर में नेटवर्क है, एंड इफ दे नीड 200 एरोप्लेन्स तो उनको लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ जाएंगे इन जस्ट बाइंग द एरोप्लेन्स। तो ये कंपनीज खरीदती नहीं एरोप्लेन्स। एक एरोप्लेन की लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको भी नहीं मालूम है कि आज से 5 साल बाद इंडिया में क्या पॉलिसीज रहेंगी, 10 साल बाद क्या पॉलिसीज रहेंगी, हम बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से दे डोंट बाय एरोप्लेन्स, दे सिंपली लीज एरोप्लेन्स फ्रॉम बोइंग एंड एयरबस। अब ये जो किराया है ये ना फिक्स होता है ना वेरिएबल होता है। उसके पीछे कारण क्या, अगर मान लीजिए बोइंग ने हमसे फिक्स किराया लिया और उन्होंने बोला कि आपको पर मंथ, सपोज कीजिए कि 5 करोड़ रुपीस देने, पर मंथ किराया कितना, 5 करोड़, ऐसे मैंने एक नंबर ले लिया मन से, है ना, पर मंथ रेंट कितना पे करना है, 5 करोड़। बताइए एयरलाइंस कंपनी क्या करेगी, उसको किराए के एरोप्लेन की तरह यूज करेगी। यानी अभी उसको 1 घंटे में फ्लाई करेंगे मुंबई से दिल्ली, फिर क्या बोलेंगे, 1 मिनट किराया तो कितना ही देना है, 5 करोड़। अब आप उस प्लेन को खड़े रखो चाहे कितना ही यूज कर लो, तो फिर ऐसे केस में एयरलाइंस कंपनीज क्या करेंगी, उस एरोप्लेन का जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर लेगी। इससे नुकसान होगा उसको जिसने लीज पर दिया है हमें, क्योंकि हम उसकी एसेट को जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर लेंगे बिकॉज ऑफ द फिक्स रेंट। तो इसलिए जो बोइंग कंपनी है वो क्या करेगी, आपसे रेंट फिक्स लेगी, आपसे रेंट वेरिएबल करवाएगी। वेरिएबल इन द सेंस कि आखिर आपने एरोप्लेन कितने वक्त यूज करा या कितने किलोमीटर्स के लिए यूज करा, आपने इसका कितना यूजेज करा, कम यूजेज करा कम रेंट, ज्यादा यूजेज करा ज्यादा रेंट। बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम अटैच विद दिस मॉडल। कल को अगर आपने एरोप्लेन मंगवा लिया यहां पर किराए पर और आपने सिर्फ उसको खड़े रखा महीने भर, तो आप क्या बोलोगे, नो यूजेज नो रेंटल्स। तो फिर इस केस में बोइंग क्या बोलेगी, बट हमने एरोप्लेन तो आपको भेज रखा है ना। तो इसलिए बोइंग कंपनी क्या करती है, बोइंग कंपनी जो लीज रेंटल्स लेती है इंडिगो एयरलाइंस से, वो सेमी वेरिएबल बेसिस पर लेती है, जिसके अंदर बोलती है इतना तो आपको फिक्स कंपोनेंट देना पड़ेगा, 2 करोड़ तो आपको पर मंथ फिक्स देना है, आप यूज करो या फिर मत करो। लेकिन अब इसके ऊपर 2 करोड़ तो फिक्स ही देना, इसके ऊपर अब आप जितना यूजेज करोगे उतना आपको देना है, राइट। जैसे आपने भी तो अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने गए होंगे फैमिली के साथ और अपन कभी ट्रैवल्स की गाड़ियां मंगवाते हैं, उनमें भी तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एक मिनिमम इतना तो चार्ज पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने कम भी गाड़ी चलाई तो भी हमने तो गाड़ी आपको फुल डे के लिए अवेलेबल करवाई है, लेकिन हाँ अगर आपने ओवर यूजेज कर लिया तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना है। तो ये जो सारे मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं ये एग्जांपल्स किसके हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है।
कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर हमने ना सीए फाउंडेशन में हमने एक और तरह की कॉस्ट पढ़ रखी, स्टेयर स्टेप फिक्स कॉस्ट, ऐसा कुछ और पढ़ रखा है, उसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, वो अपने इंटर के कॉस्टिंग में अभी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है ना। अपने लिए सिर्फ 3 तरह की कॉस्ट है, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, राइट। दोस्तों ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट किया है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कॉस्ट की लिस्ट बनाकर दे दी जाए और आपको पहचानना हो कि ये वेरिएबल है या फिर ये फिक्स है या फिर ये सेमी वेरिएबल है, निशानियां क्या क्या है ये बता दीजिए। अगर कोई सी कॉस्ट पर यूनिट सेम लग रही है, वेरिएबल। अगर कोई सी कॉस्ट टोटल में सेम लग रही है, फिक्स। और वो कॉस्ट जो ना टोटल में सेम हो ना पर यूनिट में सेम हो, दे आर कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्लियर है? ओके दोस्तों ये देखिए यहां पर ऐसी कॉस्ट जो ना टोटल में सेम हो, चेंज होती हो, ना पर यूनिट में सेम हो बल्कि चेंज होती है, दिस कॉस्ट आर कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन एज, ए का फुल फॉर्म है आल्सो नोन एज सेमी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब अपन एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने फ्लैश किया है, इसको एक बार मैं पढ़ता हूं आपके सामने। ये रिकॉर्ड्स हैं ईयर 2025 के और ये रिकॉर्ड्स हैं ईयर 2026 के। और यहां पर मैंने कॉस्ट का नाम नहीं लिखा आपके सामने बल्कि उसके कोड वर्ड लिख दिए, दिस इज कॉस्ट नंबर 1, दिस इज कॉस्ट नंबर 2 एंड दिस इज कॉस्ट नंबर 3। दोस्तों कॉस्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं अभी आप और मैं, इसलिए अपन कॉस्ट नंबर 2 को नहीं देखेंगे। चलिए, सो कॉस्ट नंबर 1 हमें ईयर 2025 में कितनी लगी? 96,000 रुपीज। कब? तब जब हमने 8,000 यूनिट्स बनाई। ईयर 2026 में हमने प्रोडक्शन ज्यादा किया है, तो ये हमें कॉस्ट कितनी लगी है? 1,20,000। यानी ये कुछ हो ना हो पक्का ये वो वाली कॉस्ट तो नहीं है। कौन सी वाली? ये फिक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर ये फिक्स होती तो फिर मैं चाहे इतनी यूनिट बनाऊं, मैं चाहे इतनी यूनिट बनाऊं, मुझे तो कॉस्ट सेम लगनी चाहिए। ये टोटल में सेम नहीं है, मतलब पक्का बाबा ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब नाउ लेट अस, अच्छा एक मिनट, जो फिक्स नहीं जरूरी नहीं वो वेरिएबल हो सकता है वो सेमी वेरिएबल हो, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फिक्स तो नहीं है, क्या ये वेरिएबल है। हाउ वी वुड चेक? डिवाइड, पर यूनिट टर्म्स में निकाल लेंगे। यानी आपने 96,000 रुपीज को डिवाइड कर दिया किससे? 8,000 यूनिट से। 12 आ रहा है। फिर आपने इधर भी डिवाइड करके कितना आ रहा है? 12। और क्योंकि पर यूनिट टर्म्स में सेम लगी, मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, so we have to identify the nature of the cost and we found that the cost number 1 is a variable cost, right? And how we found that? We divided the cost by units, and we found कि अरे ये तो per unit same ही लग रही, मतलब it is a variable cost। ठीक है, ओके दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं कॉस्ट नंबर 2 पर। तो कॉस्ट नंबर 2 बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं चाहे कम यूनिट्स बनाऊं चाहे मैं ज्यादा यूनिट्स बनाऊं, क्योंकि वो कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम लग रही है, इसलिए इट इज अ फिक्स कॉस्ट जिसका यूजेज से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो बस यहां पर कुछ भी नहीं करना है, मतलब बस नजरों से देखकर पता चल जाता है दैट इट इज अ फिक्स कॉस्ट, राइट। तो ये देखिए कॉस्ट नंबर 2 के बारे में मैंने क्या लिखा है? इट इज 65,000 एंड 65,000 इन बोथ द ईयर्स, सो इट इज अ फिक्स कॉस्ट। अब हम आते हैं दोस्तों हमारी थर्ड कॉस्ट पर, और थर्ड कॉस्ट इन दोनों नंबर को देखकर बताइए कि ये पक्का वो तो नहीं है, ये पक्का फिक्स तो नहीं है। नाउ लेट अस चेक इफ इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने 27,000 रुपीज को डिवाइड करा किससे? 3,000 यूनिट से, एंड यू फाउंड कि ये 9 रुपीज पर यूनिट है। और अब आपने 33,000 रुपीज को डिवाइड किया 4,500 से, एंड यू फाउंड कि ये 7 मतलब क्या ये कॉस्ट पर यूनिट में सेम है? उसमें भी डिफरेंट है, उसमें भी डिफरेंट, मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है। अब ये जो कॉस्ट है ये कैसी है? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल से रिलेटेड हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है जो बैच के आखिरी दिन तक काम में आएगी। हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल, क्योंकि सेमी वेरिएबल के अंदर हम बोलते हैं ना कुछ वेरिएबल होता है और कुछ फिक्स होता है, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स। क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ता है? इसलिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्योंकि जब मैं बजट्स बनाऊंगा, मान लीजिए मैं ईयर 2027 के लिए बजट्स बना रहा हूं, तो अब मुझे पता करना है कि आखिर ये कॉस्ट कितनी लगेगी, तो उसमें मुझे क्लासिफिकेशन काम में आएगा। देखना कैसे?
दोस्तों अगर मैं ईयर 2027 का बजट बना रहा हूं, ये देखिए मैंने यहां पर 2027 लिख दिया, और अब मैं ईयर 2027 के लिए बजट बना रहा हूं, और मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन लेवल है दैट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स। मान लीजिए मेरा बजटेड प्रोडक्शन लेवल कितना है, 15,000 यूनिट्स। हर व्यापारी एक बजट बनाता है ना, कंपनीज बजट पर काम करती है, राइट तो 15,000 यूनिट्स अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे कॉस्ट 1 भी लगेगी, 2 भी लगेगी और 3 भी लगेगी। इन तीनों साल में कितनी 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 लगेगी? तो दोस्तों ये वाली जो कॉस्ट थी, कॉस्ट नंबर 1, उसका इंसिडेंस कैसा है, 12 रुपीज पर यूनिट। तो अब एक समझदार बच्चा इस कॉस्ट का टोटल अमाउंट कैसे निकाल लेगा? 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीज, कितना आ रहा है? 1,80,000 रुपीज। ये मेरा बजट बन जाएगा ना कि ये कॉस्ट का बजट मेरा 1,80,000 रुपीज का। अच्छा, जो दूसरी कॉस्ट है, कॉस्ट नंबर 2, बताइए वो कितनी लगेगी? Because it is a fixed cost, so it will remain fixed, irrespective of कि मैं 9,000 यूनिट्स बनाऊं या फिर 11 बनाऊं या फिर मैं 15,000 बनाऊं। ये आ रहा है कितना? 65,000। लेकिन अब इस कॉस्ट का बजट कैसे बनाऊंगा? तो बजट बनाने से पहले मुझे इस कॉस्ट को सेग्रीगेट करना होगा बिटवीन टू कंपोनेंट्स, कि आखिर इसमें से फिक्स कितना है और आखिर इसमें से वेरिएबल कितना है। क्योंकि फिर मैं पता है क्या करने वाला हूं नेक्स्ट ईयर के लिए, मैं जो फिक्स कंपोनेंट होगा उसको तो एज इट इज ले लूंगा कि ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो मैं पर यूनिट टर्म्स में निकाल लूंगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर लूंगा? 15,000, और फिर बोलूंगा कि वेरिएबल पोर्शन इतना लगेगा, फिक्स पोर्शन इतना लगेगा, यानी मेरा टोटल बजटेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इतना है। सो नाउ यू नो कि हमें सेग्रीगेट क्यों करना पड़ रहा है, ताकि हम बजट्स बना सके। ये सिर्फ एक यूज है, और भी यूजेस है, बट एक यूज मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों सेग्रीगेट करना है। बट द बेसिक क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि आखिर इसमें से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है। और आप में से कुछ लोग निकाल भी लेंगे, देखना कितना वेरिएबल और कितना फिक्स है, उतना कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने निकाल लिया है। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का समय है ये पता करने के लिए कि आखिर इसमें से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है। 30 सेकंड। तुम्हारा आंसर आ गया है ना? कितना है आंसर? 7.33 वेरिएबल है और 1.66 फिक्स है। 1.67। कितना? हाँ, पर यूनिट निकाला है, लेकिन पर यूनिट मत बताओ, वेरिएबल को पर यूनिट बताओ, लेकिन फिक्स को टोटल में बताओ। 5,000 फिक्स है, ओके। तो यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कॉस्ट नंबर 3 है उसका फिक्स एलिमेंट है 5,000 और उसका वेरिएबल एलिमेंट है 7.33 पर यूनिट। किसी के इससे अलग आ रहे हैं आंसर्स? यही अलग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बताइए? 3,000 is fixed and then variable comes to 8 rupees per unit। 15,000 फिक्स आ रहा है, ओके। सो 15,000 आ रहा है फिक्स, इसका मतलब है कि वेरिएबल कंपोनेंट 4 पर यूनिट आ रहा होगा आपका, ओके। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही वाला आ रहा है, 15,000 और 4 पर यूनिट वाले आंसर्स आ रहे हैं, ओके। दोस्तों अब हम देखते हैं आखिर इसे पता कैसे करना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि जो हमारा कॉस्टिंग है ना, इनफैक्ट जो एफएमबी है ना, दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय मैथमेटिक्स। ये सब मैथमेटिक्स से इंस्पायर्ड सब्जेक्ट्स हैं, यानी इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ों में बेसिक मैथमेटिक्स लगने वाला है। इनफैक्ट आप सीए फाइनल में भी जाओगे तो वहाँ का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, उसमें आपका सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का हैवी यूजेज है। जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी कि यार ये तो क्या काम में आएगी, फालतू में ही करवा रहे हैं, जैसे कोरिलेशन हमारे किस काम में आएगा, रिग्रेशन हमारे किस काम में आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी या y इज इक्वल टू ax b हमारे किस काम में आएगा, कोवेरियंस किस काम में आएगा, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सब किस काम में आएगा? ये सब कुछ काम में आएगा। तो दिस सब्जेक्ट्स आर इंस्पायर्ड बाय मैथमेटिक्स। थोड़ा मैथमेटिक्स हमें इंप्रूव करना है। आइए दोस्तों, यहां पर हमें देखना है कि कैसे इस कॉस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं ये जो आपने दो आंसर्स दे रखे हैं, आखिर इनमें से कौन सा वाला आंसर सही है। आंसर्स को मैं साइड में रखता हूं और अब अपन इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। हमारा सारा का सारा फोकस इस कॉस्ट नंबर 3 पर होगा, ठीक है। और जो मैं अभी सिखा रहा हूं कम से कम
50 बार तो क्लास के अंदर यूज होगा ही होगा, तो एक बार में इसको अच्छे से सीखते हैं। दोस्तों ये जो 27,000 है, इसके अंदर वेरिएबल है या फिर इसके अंदर फिक्स है, या इसके अंदर दोनों है? इसके अंदर दोनों है, राइट? इसके अंदर कुछ कंपोनेंट तो फिक्स का, आई मीन आई डोंट नो कि इसके अंदर कितना फिक्स है, बट आई डू नो कि इसके अंदर फिक्स तो है, और इसके अंदर एक कंपोनेंट किसका है? वेरिएबल का है, ठीक है? तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि इसके अंदर एक कंपोनेंट फिक्स है और इसके अंदर एक कंपोनेंट वेरिएबल है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूंगा, इस 33,000 पर बात करूंगा, तो इस 33,000 के अंदर भी दो चीजें हैं, इसका एक कंपोनेंट फिक्स है और इसका एक कंपोनेंट वेरिएबल है ना? तभी तो ये सेमी वेरिएबल कहलाया, क्योंकि एक कंपोनेंट फिक्स है और एक कंपोनेंट इसका वेरिएबल है, ठीक है? अब ये जो ब्लॉक है फिक्स कॉस्ट का, इसका अमाउंट कितना है मुझे नहीं मालूम। यहां पर भी फिक्स कॉस्ट का एक ब्लॉक है, उसका अमाउंट कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मन में है विश्वास और पूरा है विश्वास कि जितना यहां पर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है उतना ही यहां पर भी है। मैं आई डोंट नो कितना है फिक्स, मुझे भी नहीं मालूम अभी, लेकिन यह जरूर पता है कि बाबा जितना इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है उतना इसके अंदर भी है। इसका दूसरे शब्दों में मतलब हुआ कि इस 27,000 और इस 33,000 में जो गैप आ रहा है, वैसे कितने रुपीस का गैप आ रहा है? 6,000 रुपीस का गैप आ रहा है। ये जो गैप है ये किस कॉस्ट को लेकर है? वेरिएबल कॉस्ट को लेकर है, क्योंकि यहां पर यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी 3,000 और यहां पर यूनिट्स प्रोड्यूस करी है कितनी? 4,500। सो वी हैव इंक्रीज्ड अवर प्रोडक्शन लेवल्स, और प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ने की वजह से फिक्स वाला पोर्शन नहीं बढ़ा होगा, वेरिएबल वाला पोर्शन बढ़ा होगा। यानी कैन वी से कि 1,500 यूनिट्स जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तब वो नहीं आप बचपन में सिंस देयरफॉर करते थे कि सिंस प्रोडक्शन हैज गॉन अप बाय 1,500 यूनिट्स, देन कॉस्ट हैज गॉन अप बाय 6,000 रुपीज। मैंने 1,500 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी, क्या उन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी होगी? नहीं लगी होगी। उन 1,500 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की वजह से सिर्फ जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी होगी वो वेरिएबल होगी। यानी 6,000 रुपीज इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 1,500 यूनिट्स, दे आर 4 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 4 रुपीज, ठीक है? तो यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 4 वाले जिन जिन के आंसर्स थे वो सही है, ठीक है? तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट निकलती है 4 रुपीज पर यूनिट, ठीक है? अब ये जब मैं समझाता हूं तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मुझे मालूम है नहीं आता है समझ में। ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? 5 बच्चे बोल दो कि नहीं आया समझ में, वंस मोर अपन रिपीट करेंगे। 5 बच्चे, एक तुम है ना, 1 2, 5 का कोरम तो करो, नहीं क्या? ओके, फिर भी दोस्तों सबकी भलाई के लिए एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं इसको, है ना? अमाउंट बोलते जाना आप लोग, है ना? ये कितना लिखा हुआ है? 27,000। ये कितना लिखा है? 33,000। इसके अंदर भी फिक्स है, 27,000 के अंदर भी फिक्स है और 33,000 के अंदर भी फिक्स है। वो कितना है नहीं मालूम और अभी भी नहीं मालूम, पर ये जरूर मालूम है कि 27 के अंदर जितना फिक्स है उतना ही 33 के अंदर फिक्स है। यानी जो यहां पर वेरिएबल का पोर्शन है और जो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है वो डिफरेंट है, क्योंकि अगर फिक्स सेम है और वेरिएबल भी सेम होता तो टोटल अमाउंट ही सेम हो जाता, पर टोटल अमाउंट हैज डिफर्ड, वो डिफर कर रहा है, डिफरेंस है उसमें। तो डिफरेंस प्योरली किसकी वजह से है? प्योर वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो ये जो डिफरेंस इन कॉस्ट है इट इज एट्रीब्यूटेबल टू वेरिएबल कॉस्ट। और ये तो बेसिक बात है कि मैं अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट बढ़ेगा? वेरिएबल वाला। यानी ये जितना बढ़ा है दैट इज अ वेरिएबल कंपोनेंट। तो 6,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 3,000 यूनिट्स, 4,500 यूनिट्स या एडिशनल यूनिट्स? एडिशनल यूनिट्स, क्योंकि जब मैं 3,000 की बजाय 4,500 पर गया तो ये कॉस्ट 27 से 33 पर चली गई। यानी कॉस्ट हैज मूव्ड बाय 6,000 व्हेन यूनिट्स हैज मूव्ड बाय 1,500। सो फॉर 1,500 यूनिट्स द कॉस्ट इज 6,000, सो इट इज 4 रुपीज पर यूनिट, ठीक है? तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट आती है 4 रुपीज पर यूनिट। बस अब तो फिक्स कॉस्ट यूं निकाल लेंगे।
फिक्स कॉस्ट तो समझो निकल ही गई। ये जो 27,000 है इसके अंदर फिक्स भी और वेरिएबल भी है। अब हम अगर वेरिएबल वाला स्लाइस पता कर लेंगे तो फिक्स वाला स्लाइस पता चली जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट इज 4 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, यानी वेरिएबल का टोटल पोर्शन कितने का हो गया 12,000। तो अगर 27 में से 12 वेरिएबल है यानी 15,000 इज फिक्स। सर ये आपने इससे क्यों ये पता करा, इससे क्यों नहीं करा? इससे भी कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो 4 रुपीज पर यूनिट ही रहेगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, 4 रुपीज पर यूनिट को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 4500 यूनिट से कर लेंगे। कितना होता है ये 18,000। तो 33,000 में से अगर 18,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट देन रिमेनिंग 15,000 इज द फिक्स कॉस्ट। तो आंसर तो सेम ही आने क्योंकि वो तो सेम ही थी यहाँ पर बस जहां की आप यूनिट्स उठा रहे हो वहीं की कॉस्ट उठाओगे, जहां की यूनिट्स उठा रहे हो वहीं की कॉस्ट उठाओगे। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया। मैं चाहूं तो इसे मैकेनिकल तरीके से भी समझा सकता हूं, बट मैकेनिकल तरीके ज्यादा काम के नहीं है। जैसे ये जो मैंने आपको कॉस्ट का क्लासिफिकेशन समझाया ना, मैं अपन इसको ऐसा भी समझ सकते थे दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम बोलते हैं हाँ सर ये इक्वेशन तो होती है। फिर मैं बोलता चलो अब अपन इस इक्वेशन में डेटा रखेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है 27,000। ठीक है, अब टोटल ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है नहीं मालूम, सो लेट इट बी डिनोटेड बाय टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बच्चों कितनी होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकाली 4 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी 3, तो ये कितना आ गया 12। फिर बच्चों जो इधर का प्लस है वो उधर माइनस जाता है तो है ना ये आंसर। दिस आर मैकेनिकल अप्रोच है, इससे दिमाग काम नहीं करता। दिमाग कब काम करेगा जब आप सीधे चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। और हमारे कॉस्टिंग के अंदर ऐसे ही होता है, आपको चीजों को इंटरलिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन ऐसे मैकेनिकल अप्रोचेस पर ना जाते हुए समझेंगे चीजों को। ओके, किससे टोटल अमाउंट को ऐड करके, मतलब किसको 27 को और 33 को ऐड कर लें, सो इट बिकम्स 60,000 और इसको किससे डिवाइड कर लेंगे 3,000 प्लस 4,500। अरे वाह कितना सही आइडिया दिया इन्होंने। मैं रिपीट तो कर रहा हूं पर ऐसा करना नहीं आपको एग्जाम में। 27,000 प्लस 33,000 बिकम्स कितना 60,000 और 60,000 को आप किससे डिवाइड करवा रहे हो 4 से, और ये तो आ गया यार आंसर 15,000 आ गया आंसर। पर ये महज एक इत्तेफाक है। हाँ ये सिर्फ इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये कोइंसिडेंटली हो रहा है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर 4500 की जगह कितना लिख दूं 5,000, है ना, और मैं यहाँ पर लिख दूं अगर 35,000। ठीक है, और अब अगर मैं पहले सेग्रीगेशन करूं, जरा अब सेग्रीगेशन करके बताना कैसे होगा सेग्रीगेशन, है ना। सो 27,000 से 35,000 का डिफरेंस कितना है 8,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी यूनिट्स 2,000 यूनिट्स, यानी अगेन अपना आंसर वही आया ना 4 पर यूनिट, और अगर ये 4 पर यूनिट है तो ये 15,000 ही है ना। हाँ, पर अब जो आपने टेक्निक बताई थी उससे करते हैं। ठीक है, चलो तो क्या टेक्निक बता रहे थे आप 27,000 प्लस 35,000 कितना होता है 62,000 और डिवाइडेड बाय 8,000 कुछ भी आ गया, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 आप बता रहे थे, 4 बता रहे थे, वो कुछ भी आ गया, है ना। तो वो एक कोइंसिडेंस था कि वो टैली हो गया, उसका कोई सेंस नहीं, मतलब वो कैलकुलेशन ही कुछ भी नहीं है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट इज नथिंग, दैट गिव्स यू नथिंग, वो कोइंसिडेंटली आ रहा था। ठीक है, चलो ओके, मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि कोइंसिडेंस आगे ना बने। ओके चलिए दोस्तों, तो ये हमने सीखा हाउ टू सेग्रीगेट, कैसे बाइफरकेट करना सेमी वेरिएबल कॉस्ट को इनटू 2 कंपोनेंट्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ये रही एक पीरियड की टोटल कॉस्ट, ये रही दूसरे पीरियड की टोटल कॉस्ट 27,000 और 33,000। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि वो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट वेरिएबल का ही डिफरेंस है।
और वो कितनी यूनिट्स की वजह से, तो इससे जो आंसर मिलेगा वो किसका आंसर मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर मिलेगा। यानी इस नाते हमारा फॉर्मूला बन जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और हमने यहां पर यही किया है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट किया है डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स, कैन बी गॉट दिस आंसर 4 रुपीज पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट। अब एक बार हमने वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन पता कर लिया तो अब हम फिक्स कॉस्ट पोर्शन भी पता कर सकते हैं। वो हमने कैसे पता किया था, हमने बोला कि हम अगर टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट, तो रिमेनिंग पोर्शन वुड बी फिक्स। अब ये ध्यान रखना ये टोटल कॉस्ट है, आप इसमें से पर यूनिट कॉस्ट मत माइनस कर देना, थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन चाहिए ना। टोटल कॉस्ट एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, उसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, बहुत सारी यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको जो माइनस करना है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस नहीं करना है, क्या माइनस करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, 4 पर यूनिट इंटू 3000 यूनिट्स, यानी 12,000 रुपीज आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी, 15,000। ठीक है, एक सवाल आपके मन में पैदा हो सकता है कि सर ये ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, सही बोल रहा हूं ना मैं आपकी तरफ से, हाँ। तो पर हमने इसको लिखा तो है ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आईसीआई आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला कि ये कॉन्सेप्ट लिख के बताओ, वो कॉन्सेप्ट लिख के बताओ। आईसीआई टेस्ट करने वाला है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जब हम लिखकर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट हमें लिखे लिखाए मिल रहे हैं जिसको हम यहाँ पर समझेंगे, बट व्हाट हैपेंस इन एग्जाम इज दे डोंट आस्क यू द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स, दे आस्क द एप्लीकेशन ऑफ सच कॉन्सेप्ट्स, तो दैट वी आर गोइंग टू डू इन राइटिंग while solving the questions। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे एक 2-3 डिस्कशन करने हैं दोस्तों। मुझे आप लोगों ने तो मुझसे डाउट नहीं पूछे हैं, पर अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो तो फिर मैं आपकी तरफ से 2-3 डाउट रेज करके उनके आंसर्स दे देता हूं। पर मैं ये डाउट 2-3 रेज करूंगा उससे पहले मैं चीजें फिक्स कर लूं कि ये चीजें आपके मेरे बीच तय हो गई ना। सबसे पहला, वेरिएबल कॉस्ट की क्या निशानी, और यूनिट फिक्स, तो फिक्स कॉस्ट की क्या निशानी, टोटल में फिक्स, और जो ना टोटल में फिक्स ना वेरिएबल में फिक्स, दैट इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को सेग्रीगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट गिव्स यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, you get total variable cost. When you deduct total variable cost from total cost, you get the remaining portion of fixed cost. Is that clear? इतनी चीजें फ्रीज हो गई। अब मैं आपकी तरफ से कुछ डाउट रेज कर रहा हूं। सबसे पहला डाउट, सर सपोज कीजिए इस हॉल का रेंट 1 लाख है, और नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ईयर में क्या इस हॉल का रेंट 1 लाख रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, इसे 1,05,000 रुपीज हो जाएगा। तो सर अब आप बताइए कि इस हॉल का रेंट फिक्स मानना चाहिए वेरिएबल, क्योंकि इसका तो अमाउंट चेंज हो रहा है। इसे फिक्स ही मानते हैं, इसे फिक्स ही मानते हैं। पर सर ये तो चेंज हो रहा है। देखो, कोई सी भी चीज दुनिया में शाश्वत सत्य नहीं है। ये जो आज लग रहा है ना, ये कल बदलेगा, परसों फिर से बदलेगा, और अगले 25 साल में तो सारी कॉस्ट ही बदल जाएगी। दैट डज नॉट मीन कि हम सारी कॉस्ट को वेरिएबल कह दें, फिर तो कुछ फिक्स हुआ ही नहीं। तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन ये नहीं होती कि वो जन्मों जन्मों तक फिक्स रहेगी। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम, सपोज करो 1 ईयर का टाइम फ्रेम के बीच में वो कॉस्ट फिक्स रहेगी। हाँ, आपने टाइम फ्रेम ही क्रॉस कर दिया तो ऑब्वियसली सारी कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगी, बट दैट डजंट चेंज द नेचर ऑफ द कॉस्ट। स्टिल वो नेक्स्ट ईयर में जैसे ही वो रेंट 1,05,000 हो जाएगा तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रीज हो जाएगा, फिर चाहे कितने भी स्टूडेंट्स आए चाहे ना आए। इज दैट क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट टाइम फ्रेम की वजह से चेंज हो सकती है, हाँ हो सकती है, बट स्टिल दैट डजंट मेक्स इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ना जो फिक्स होती है ना, वो एक टाइम फ्रेम में ही फिक्स होती है। यार ये इतने समय तक के लिए है फिक्स, अब उसके बाद तो बदलेगा ही ना। जैसे जो बोइंग कंपनी ने एरोप्लेन दिया इंडिगो एयरलाइंस को, अगले 20 साल तक सेम रेंट थोड़ी ना लेगा, वो तो हर साल चेंज होगा, बट स्टिल द रेंट दैट दे आर पेइंग इज फिक्स because we are paying you fixed 2 crore per month irrespective of the usage। ठीक है, टाइम फ्रेम के साथ सारी कॉस्ट बदलती है, बट दैट डजंट चेंज अ फिक्स कॉस्ट इनटू अ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट स्टिल रिमेन्स अ फिक्स कॉस्ट। दूसरी बात, सर अभी आपने बोला कि यूनिट्स अगर बदल भी जाए तो भी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है।
मैंने बोला हाँ। सर सपोज कीजिए कि इस हॉल में अभी हम 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो इस हॉल का रेंट कितना है? मैंने बोला 1 लाख। सर मान लीजिए कि अनदर 25 स्टूडेंट और आ गए, नाउ दैट टोटल्स अप टू 75 स्टूडेंट्स, इस हॉल का रेंट कितना? मैंने बोला 1 लाख। सर मान लीजिए हमने आपकी खूब तारीफ करी और उसकी वजह से 75 की जगह 200-250 बच्चे आ गए, नहीं हो पाएंगे ना फिट, तो फिर तो सर अब हमें नया हॉल लेना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, दैट वुड बी अ बिगर हॉल। मैंने कहा हाँ, तो सर फिर रेंट ज्यादा लगेगा। मैंने बोला हाँ, तो बोले सर रेंट तो चेंज हो गया और टाइम फ्रेम तो चेंज ही नहीं हुआ है, हम तो अभी वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 से 75 तक हुए तो चला, लेकिन 50 से अगर जंप होकर कहां पहुंच गए, 250 पर पहुंच गए, देन वी वुड नीड अ बिगर हॉल, एंड बिगर हॉल मींस बिगर रेंट, इट मींस रेंट हैज चेंज्ड। टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ पर फिर भी रेंट तो चेंज हो गया, तो सर अब तो रेंट फिक्स कॉस्ट की वजह वेरिएबल हो गया। अभी भी आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है और उसको फिक्स मानने को ही कह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट में एक और कंडीशन है कि फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन कैपेसिटी रेंज तक फिक्स रहती है, सर्टेन कैपेसिटी रेंज तक फिक्स रहती है। सपोज करें कि इस हॉल की कैपेसिटी है 200 स्टूडेंट्स, तो अप टू 200 स्टूडेंट्स इसमें अपना काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 200 स्टूडेंट से क्रॉस किया हमें एक बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, शायद वो 400 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का होगा, और आप उसमें चाहे 250 स्टूडेंट्स हो, चाहे 300 हो, चाहे 350 हो, चाहे 400 हो, उसका रेंट सेम ही रहेगा। अच्छा उसमें कम भी बच्चे हो जाए, मान लो उसमें वो 50 ही बच्चे आए, तो अभी वो हॉल तो मैंने रेंट पर ले लिया, तो उसका रेंट कैसा है? फिक्स। तो ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट का ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि मर्जी चाहे जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर लो वो फिक्स रहेगा, वो एक सर्टेन रीजनेबल कैपेसिटी तक फिक्स रहता है। आपने उस कैपेसिटी को ही ओवरशूट कर दिया तो फिर तो वो भी चेंज होगा। क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो फिक्स कॉस्ट को जब हम फिक्स बोलते हैं तो उस पर दो कंडीशन अप्लाई होती। कौन सी दो कंडीशन? कि आपका टाइम फ्रेम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम फ्रेम के चेंज होने के साथ साथ हर कॉस्ट बदलती है। दूसरा, आपका जो कैपेसिटी है वो एक रीजनेबल चेंज हो रहा है, अनरीजनेबली हाई चेंज नहीं हो रहा है। नहीं तो अनरीजनेबली हाई चेंज हुआ तो सारी कॉस्ट शूट अप कर जाएगी, बीट वेरिएबल बी इट फिक्स। ठीक है, यानी कि फिक्स कॉस्ट को जब हम फिक्स बोलते हैं तो यहां पर हम दो अजम्पशंस लेते हैं। पहला अजम्पशन ये होता है कि जो टाइम फ्रेम है वो क्रॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, और दूसरा ये कि एक सर्टेन कैपेसिटी लेवल तक ये कॉस्ट फिक्स रहती है। अगर आप उस कैपेसिटी से कम ज्यादा अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं, ये मान लो ये आपकी फैक्ट्री है और आप इस फैक्ट्री को अगर थोड़ा सा कम ज्यादा अगर आप इसमें प्रोडक्शन करते हैं तो चलेगा, लेकिन जैसे आपने प्रोडक्शन शूट अप कर दिया तो फिर आपकी फिक्स कॉस्ट शूट अप हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों, ये हमने समझा किसके बारे में? फिक्स कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ओके, दूसरा एक और बात, एक मिनट उससे पहले, हमारे सिलेबस में ये चीज और ये चीज नहीं होगी ऐसा मानते हुए हम पढ़ाई करेंगे। यानी कौन सी दो चीजें नहीं होंगी? टाइम फ्रेम क्रॉस नहीं होगा ऐसा मानते हुए, और कैपेसिटी एक सर्टेन लेवल के अंदर ही रहेगी जहां तक हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि कैपेसिटी क्रॉस कर गई तो नई फिक्स कॉस्ट कितनी वो हमें क्या मालूम। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी वुड अज्यूम कि वो सेम रहेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन खुद से बोल दे कि कैपेसिटी इसके ऊपर गई तो फिर ये अमाउंट चेंज होकर इतना हो जाएगा, तो बस फिर तो क्वेश्चन भगवान है, फिर वो नया अमाउंट ले लेंगे, बट स्टिल नेचर ऑफ द कॉस्ट वुड बी फिक्स कॉस्ट। ठीक, दूसरी बात, सर आपने यहां पर बोला कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम, जैसे कि यहां पर हमने पता किया था वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 12 रुपीज पर यूनिट है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कॉस्ट नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही पर यूनिट? 12। ठीक है, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, क्योंकि यूजुअली दोस्तों महंगाई का जमाना है। अगर आइसक्रीम का वेंडर, आज मेरी आइसक्रीम शॉप है और क्वालिटी वॉल्स वाला अगर मुझे आज आइसक्रीम 25 रुपए में दे रहा है तो एक साल बाद थोड़े ना 25 रुपए में देगा, तब वो शायद 26 रुपए में देगा। तो ये अमाउंट तो बढ़ गया, पर यूनिट ही बढ़ गया, पर यूनिट तो सेम रहा ही नहीं, तो फिर तो ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ ही नहीं। नहीं, समय के साथ साथ तो सारा ही डेटा इन्फ्लेट होगा, चाहे टोटल डेटा हो चाहे पर यूनिट डेटा हो, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट को लेकर हमारे सिलेबस में अजम्पशन है कि इन्फ्लेशन 0% है, ऐसा सिलेबस में अजम्पशन है।
कि इन्फ्लेशन कितना परसेंट है, 0%। इसलिए आज अगर वो आइसक्रीम 25 रुपए में दे रहा है तो कल भी 25 में ही देगा और परसों भी 25 में ही देगा। ये डिफॉल्ट असम्पशन है इफ क्वेश्चन है साइलेंट। अगर उन्होंने इन्फ्लेशन दिया है तो फिर हम इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट दे देंगे फोरकास्टिंग, ठीक है। लेकिन सिलेबस में 10 में से 9 क्वेश्चन किस असम्पशन पर हो जाएंगे, देयर इज नो इन्फ्लेशन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम अक्रॉस द टाइम पीरियड्स, ठीक है ना। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ते, देखो आपने सुना ही होगा समय के साथ साथ तो सब बदल जाते हैं, तो फिर ये तो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ये तो बदल ही जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोस्तों जो कि हमें करना है, वो है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो फिर अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी भी वही पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी जो हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे वो कैसा पढ़ रहे थे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट। और अब हम फिर से टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, लेकिन नॉट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉस्ट बट बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कोई बता सकता है बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नहीं, वो प्राइम कॉस्ट नहीं, वो एलिमेंट्स नहीं है। सपोज करो दोस्तों कि ये वॉलेट है ना, ये जो लेदर वॉलेट है ये बना है, इसके अंदर क्या क्या गया है सर? मटेरियल गया है और लेबर भी लगा है, और सिर्फ मटेरियल लेबर से नहीं हो गया, दूसरा कुछ मशीन्स भी लगी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होंगी, किसी जगह पर इसका प्रोडक्शन हुआ होगा, तो जैसे मशीन यूज हुई तो उसका डेप्रिसिएशन होगा, राइट। दिस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, नॉट ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस। समझेंगे आखिर एक्सपेंसेस क्यों, ओवरहेड्स क्यों नहीं। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, राइट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है क्या, एक्सपेंसेस। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल भी 2 तरह का होता है, लेबर भी 2 तरह का होता है, एक्सपेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। There is something called as direct material, there is something called as indirect material, something called as direct labor, something called as indirect labor, something called as direct expenses, something called as indirect expenses. ये तो पढ़ा हुआ है यार सीए फाउंडेशन में। क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो जो डायरेक्टली ट्रेसिएबल हो, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने, शायद ही इकोनॉमिक्स में होता है। हाँ, वहां पर सिखाते हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रेसिएबल है प्रोडक्ट पर, ऐसा ही सुना है ना। डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रेसिएबल है प्रोडक्ट पर, यानी देख रहा है कि हाँ ये कॉस्ट तो इसी प्रोडक्ट पर लगे। और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी वो जो डायरेक्टली ट्रेसिएबल नहीं है ना। तो दोस्तों ये तो हो गई वो ज्ञान वाली बातें कि डायरेक्ट कॉस्ट ही होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होता है। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, मान लीजिए कि सीए बनने के बाद आपका इंटरव्यू है रेमंड्स में, रेमंड्स, और रेमंड्स में वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की पोस्ट पर रखना चाहते हैं, और इंटरव्यू में उन्होंने रेमंड्स का एक शर्ट आपके सामने कर दिया कि ये रहा रेमंड्स ऐसे शर्ट बनाता है ना। अब इस शर्ट के अंदर मटेरियल भी लगा है, देंगे हाँ, लेबर भी यूज हुआ है, देंगे हाँ, दूसरे एक्सपेंसेस भी यूज हुए हैं, आप बोलेंगे हाँ। इसमें कुछ कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, आप बोलेंगे हाँ, कुछ कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आप बोलेंगे हाँ। उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताइए ये जो शर्ट है इसके अंदर जो मटेरियल लगा है, सबसे पहले तो बताइए शर्ट के अंदर क्या क्या मटेरियल लगा है। तो शर्ट के अंदर एक तो क्लॉथ लगा है, फैब्रिक, दूसरा बटन्स लगे हैं, तीसरा इसकी स्टिचिंग करने के लिए थ्रेड लगी है, चौथा इसके जो ये कॉलर्स होते हैं इसके अंदर वो कुछ वो कफ कॉलर का वो कोई सा एक हार्ड मटेरियल यहाँ पर डलता है ना कॉलर के लिए, राइट। तो ये 3-4 कंपोनेंट्स लगे। उन्होंने आपसे पूछा बताइए ये सब क्या है, क्या ये लेबर है? नहीं नहीं नहीं। क्या ये एक्सपेंसेस हैं? नहीं, दिस आर मटेरियल, बिकॉज दिस हैज गॉन इनटू प्रोड्यूसिंग द शर्ट। वो दिख रहा है फैब्रिक इज मटेरियल, बटन्स मटेरियल, थ्रेड मटेरियल, और ये जो कफ कॉलर है ये भी मटेरियल है ना। हाँ, उन्होंने आपसे पूछा कि ये जितने सारे मटेरियल की लिस्ट बनाई है, 4 मटेरियल की लिस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल है या फिर ये इनडायरेक्ट मटेरियल? ये डायरेक्ट मटेरियल है, राइट। क्योंकि वो सामने दिख रहा है कि इस शर्ट में जो फैब्रिक गया है वो कौन सा, वैसे दिख रहा है सामने,
बटन्स जो गए हैं वो कौन से हैं? वी कैन सिंपली काउंट दोज बटन्स, राइट? थ्रेड गई है वो सामने दिख रही है, और कफ कॉलर है वो भी सामने दिख रहा है। दोस्तों आपका जवाब गलत है, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। आपने 4 चीजें मैंने आपसे पूछी, फैब्रिक, बटन, थ्रेड, कफ कॉलर, और चारों को आपने क्या नाम दिया? डायरेक्ट। इसमें से सिर्फ फैब्रिक ही डायरेक्ट कॉस्ट है, सिर्फ फैब्रिक ही डायरेक्ट मटेरियल है, बाकी सारी चीजें थ्रेड हुआ, बटन्स हुआ, कफ कॉलर हुआ, ये सब इनडायरेक्ट है। अब आप मुझसे क्या सीखना चाह रहे हो? ये कैसे हो? क्योंकि जो हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा दैट इज जस्ट द डेफिनेशन, बट हियर वी हैव टू अप्लाई द डेफिनेशन। डायरेक्ट कॉस्ट की आपको सिर्फ आधी अधूरी डेफिनेशन सिखाई जाती है फाउंडेशन में, वो सिर्फ ये बताया जाता है दैट डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। तो आपने बोल दिया सब डायरेक्टली ट्रेसेबल है, लाओ सर अभी हम गिनकर बता देंगे यहाँ पर कितने बटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना कफ कॉलर है, क्या है उसका कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर देते सर। डायरेक्ट कॉस्ट नो, डायरेक्ट कॉस्ट की पूरी डेफिनेशन सुनना दोस्तों। डायरेक्ट कॉस्ट is a significant amount of cost that is directly traceable over products in an economically efficient manner, in an economical and convenient manner, in an economical and convenient manner। इस डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला तो कि कोई भी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कहलाए उसके लिए उसका अमाउंट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसका अमाउंट बड़ा होना चाहिए। छोटा मोटा अमाउंट हुआ ना तो उसको किधर डालते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट में डालते हैं। अभी आप थोड़ी देर में जानेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? बट फॉर राइट नाउ द डेफिनेशन इज डायरेक्ट कॉस्ट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल ओवर प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमिकल कन्वीनियंट मैनर। ये इकोनॉमिकल कन्वीनियंट मैनर क्या बाद में समझते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ बड़ी बड़ी कॉस्ट ही डायरेक्ट कॉस्ट होती है, छोटी मोटी कॉस्ट सारी इनडायरेक्ट होती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि जब मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मान लीजिए कि मैं यहां पर एक शर्ट बना रहा हूं, ये जो दोस्तों शर्ट है, इस शर्ट की मुझे सेलिंग प्राइस तय करनी है। बताइए मैं इस शर्ट की सेलिंग प्राइस कैसे तय करूंगा? सर उसके लिए पहले कॉस्ट लगेगी। कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी? कि इस शर्ट में मटेरियल कितने का गया है, लेबर कितने रुपीस का गया है, और दूसरे एक्सपेंसेस आखिर कितने के लगे। चलो मैंने बोला इसमें 4 तरह के मटेरियल लगे। कौन कौन से 4 तरह के मटेरियल लगे? किसमें फैब्रिक लगा है, किसमें बटन लगे, किसमें थ्रेड लगा है, और दूसरा इसमें कफ कॉलर लगा है ना? तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इस शर्ट में कितना फैब्रिक लगा है। कितना फैब्रिक लगा है उसके लिए आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि ये जो शर्ट है इसके अंदर कितने मीटर कपड़ा गया है और किस क्वालिटी का कपड़ा गया, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी का कपड़ा अलग अलग अमाउंट का आता है। तो आपने इसमें नाप लिया कि इसमें कितना मीटर कपड़ा गया। सपोज कीजिए 1.5 मीटर कपड़ा गया, ऐसे ही मैंने अजम्पशन ले लिया, ठीक है? फिर आपको ये पता करना है कि आखिर ये जो कपड़ा है ये रेमंड्स ने कितने रुपए में खरीदा था। मान लीजिए कि रेमंड्स ने इस कपड़े को खरीदा कितने, 500 रुपए पर मीटर ने। सो 1.5 मीटर का फैब्रिक कितने रुपीस का हो गया? 750 रुपीस का हो गया फैब्रिक। हाँ, दूसरी कॉस्ट कौन सी है? बटन्स। हाँ बताइए दोस्तों, बटन्स कितने रुपए के लगे होंगे? ये बेसिक आइडिया सबको है ना कि जो बटन्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। यानी अगर आपने 10 रुपए का नोट आगे बढ़ाया किसी टेलरिंग मटेरियल की शॉप पर 10 रुपए, तो वैसे मुट्ठी भर बटन दे देगा आपको, मतलब बिना के नहीं दे देगा। ये लो 10 रुपए में तो इतने सारे बटन आ गए। मतलब एक बटन 1 रुपए का होता है या उससे भी कम? उससे भी बहुत कम, यानी पैसों में होता है। तो एक शर्ट में ऑन एन एवरेज कितने बटन लगते होंगे? 6, 7, 8 बटन लगते होंगे। मान लो 8 बटन भी लगे, और एक बटन अगर मान लो 20 पैसे का भी है, कितने हुए? 1 रुपए 60 पैसे। क्या ये 750 रुपए के कपड़े के सामने एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है या इनसिग्निफिकेंट है? इनसिग्निफिकेंट। बट फिर भी दोस्तों चलो, अब इसके बाद तीसरी चीज क्या लगी यहाँ पर? थ्रेड। बताइए थ्रेड कितने रुपए की लगी, कैसे पता करेंगे? सर वो जो फिर टेलर है जो शर्ट स्टिच कर रहा है, वो थ्रेड यार, थ्रेड धागे की गट्टी, वो जब वो सीविंग मशीन पर लगाएगा, सिलाई मशीन पर लगाएगा, और जैसे ही चालू करेगा सिलाई मशीन उसको रोक लेंगे, रुक, क्योंकि ये जो एक धागे की गिट्टी है इसमें एक शर्ट बनेगा, बहुत सारे शर्ट बनेंगे, बहुत सारे शर्ट बने, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारा वो रोल है। उसको बोलेंगे रुक जा, ये जो धागे की गिट्टी है, ये जो थ्रेड है, ये आई है 10 रुपए की, और तुझे नाप नाप कर, मतलब ऐसे नाप नाप कर हमें यह बताना है कि इस शर्ट को बनाने में कितना थ्रेड लगा है।
ने पूछा क्यों? हमने कहा क्योंकि हमें कॉस्ट बिठानी है कि हमारी कितनी कॉस्ट लगी ताकि हम शर्ट की सेलिंग प्राइस। उसने कहा अच्छा ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कितने रुपए की थ्रेड लगी? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? अगर 2 रुपए की जगह 2.5 रुपए की थ्रेड लगे या 1.5 रुपए की लगे, इज इट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस? नहीं। आपने तो दोस्तों अकाउंट्स के अंदर ही वो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है यार, अकाउंटिंग, वो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। और मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? छोटी मोटी चीजों पर फोकस नहीं करना, नहीं तो वो हो जाएगा वो पेनी वाइज, और क्या बोलते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कोई कहावत है ना। मतलब क्या होता है, वो इंसान जो छोटी छोटी चीजों पर, बारीक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है ना, वो कभी कुछ जिंदगी में बड़ा काम कर ही नहीं पाता है, राइट? यू शुड नॉट माइक्रो मैनेज नहीं करना, बड़ी चीजों पर ध्यान देना बस, राइट? तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, हमने उसको बोला नहीं बेटा आप तुझे थ्रेड तो नाप के बतानी पड़ेगी कितनी है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही सिलाई मशीन चलाएगा तो नापता जाएगा कितनी थ्रेड, कितनी लगती जा रही थ्रेड, और फिर वो आकर बताएगा कि 250 सेंटीमीटर या जो भी 250 मीटर उतनी थ्रेड लगी। हमने कहा एक धागे की गिट्टी में कितने मीटर आती है? तो उसने बोला 1000 मीटर आती थ्रेड। हमने कहा 1000 मीटर थ्रेड कितने की? 10 रुपए की। तो 250 मीटर थ्रेड कितनी? 2.5 रुपए की। हाँ लिखो यार। तो फैब्रिक आया था 750 रुपीज का, बटन आए थे कितने? 1 रुपए 60 पैसे के, और थ्रेड कितने की आई है? 2.5 रुपए की। बहुत बड़ा है ना, आपकी सेलिंग प्राइस में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आप जो सेलिंग प्राइस सेट करोगे वो 2-2.5 हजार रुपए सेट करने वाले हो, उसमें इससे फर्क पड़ेगा नहीं कि 1 रुपए 60 पैसे की बटन लगेगी, 1 रुपए 70 पैसे के लगे, और 2.5 रुपए का थ्रेड लगा कि 3 रुपए का, 2 रुपए का। इज इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? नो, राइट? पर अगर आपको इनको डायरेक्ट कॉस्ट बनाना है, पर अगर आपको इनको क्या बनाना है, डायरेक्ट कॉस्ट, तो आपको डायरेक्टली ट्रेस करना पड़ेगा कि ये शर्ट बना है तो इसमें कितने बटन्स लगे, गिनो, उसके पैसे जोड़ो। अगला शर्ट बना है, उसकी साइज अगर अलग है तो बताओ उसमें कितने बटन्स लगे, उसकी कॉस्ट जोड़ो। अगला शर्ट और अलग बना है, उसमें कितने बटन लगे, उसकी कॉस्ट जोड़ो। तो क्या हम ये बटन्स गिनते बैठे रहेंगे? वो जो गिनने वाला व्यक्ति होगा ना बटन्स, उसकी सैलरी ज्यादा लग जाएगी यहां पर, और थ्रेड तो गिनने में पसीना आ जाएगा कि किस शर्ट में कितनी थ्रेड लगी। इज दैट क्लियर? तो क्या आप ऐसी चीजों को डायरेक्टली ट्रेस करना चाहोगे? नहीं। तो हम सिर्फ सिग्निफिकेंट अमाउंट को ही क्योंकि चाहते हैं डायरेक्टली ट्रेस करना, व्हाई? बिकॉज दिस आर मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल मतलब बड़ी कॉस्ट है ना, इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन में सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि सिर्फ सिग्निफिकेंट कॉस्ट ही डायरेक्ट होती है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट तो हम सब इनडायरेक्ट मान लेते हैं, इनडायरेक्ट है, इसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं। इसको ट्रेस करने में खर्चा ज्यादा आ जाएगा और फायदा कम मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज अ significant amount of cost that is directly traceable to a specific product or service in an economical and convenient manner। यानी इकोनॉमिकल मतलब किफायती तरीके से और आसानी से वो कॉस्ट ट्रेस हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, राइट? तो क्या थ्रेड आसान है ट्रेस करना? नहीं, क्योंकि हर अलग अलग टाइप ऑफ शर्ट में अलग अलग थ्रेड की क्वांटिटी यूज होगी, एंड दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर अ टेलर टू ट्रेस एग्जैक्टली। और उसने कर भी लिया तो उसने क्या कर लिया? ठीक है, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या है? क्लियर है? तो फैक्ट्रीज यूजुअली किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है? जितनी उनकी सारी कॉस्ट है उसमें से कुछ कॉस्ट को डायरेक्ट बोलती है और कुछ को इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वाली टीम में कौन आ जाते हैं? जो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो, या फिर वो सिग्निफिकेंट तो है पर उनको ट्रेस आसानी से नहीं कर सकते, तो मजबूरी में फिर उनको इधर लेकर आते हैं कि माना तुम सिग्निफिकेंट अमाउंट हो लेकिन तुम्हें ट्रेस करना उतना आसान नहीं है, तो तुम सब इधर आ जाओ। यानी 3 चीजें अगर सही होंगी तो ही डायरेक्ट है, नहीं तो इनडायरेक्ट है। कौन सी 3 चीजें? सिग्निफिकेंट अमाउंट, डायरेक्टली ट्रेसेबल, वो भी इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मैनर में, तो डायरेक्ट, अन्यथा इनडायरेक्ट। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों अब अगर मैं आपसे वापस से सवाल पूछूं कि शर्ट के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, तो दैट इज जस्ट फैब्रिक, थ्रेड और बटन्स क्या है? इनडायरेक्ट। कफ कॉलर का देखना पड़ेगा कि वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी कहती है तो मुश्किल से हमें 10 रुपए में मिल जाता, तो हम क्या बोलेंगे? इतने महंगे शर्ट में 10 रुपए कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं, इसको कहां लेकर चलते हैं? इनडायरेक्ट में, राइट? अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि इनडायरेक्ट में ले तो गए पर उसका करेंगे क्या? मतलब वो फिर कहां जाएंगे, उसको कैसे ट्रेस करेंगे प्रोडक्ट पर? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेचकर ही तो हमें पैसा वसूलना है और हमें सारे खर्चे निकालने हैं। ओके दोस्तों, इससे पहले कि उनका क्या करेंगे, आपको मटेरियल समझ में आया? अब आप एक बात बताइए, अगर मैं एक फर्नीचर मॉल की बात करूं, फर्नीचर की शॉप की बात करूं, और वहां पर आपको एक कुर्सी नजर आ रही, कुर्सी बनी हुई नजर आ रही, उस कुर्सी को बनाने में मटेरियल भी लगा है, हाँ, लेबर भी लगा है, हाँ, दूसरे एक्सपेंसेस भी लगे हैं, हाँ। उसके अंदर जो मटेरियल लगा है उसकी लिस्ट बताइए, क्या क्या मटेरियल लगता है एक वुडन चेयर को बनाने में? वुड खुद लगती है, पेंटिंग या पॉलिश लगता है,
फेविकॉल लगता है, कील नेल्स लगती है ना। व्हाइट पेपर टेप भी आपने देखा होगा, जब फर्नीचर का काम चलता है तो चिपकाने के लिए व्हाइट पेपर टेप भी लगती है ना। इतनी सारी चीजें लगती है, ठीक है। और ये सब मटेरियल है, फेविकॉल और वो क्या क्या ना, फेविकॉल, वुड, नेल्स, ये सब क्या है, मटेरियल है, ठीक है। बताइए इनमें से सब कुछ डायरेक्ट है? वुड क्या है? ये डायरेक्ट है, बिकॉज दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट, वुड। क्योंकि डिपेंड करता है कि वो जो वुड बनी है क्या वो मतलब वो जो चेयर बनी वो सागवान की लकड़ी की बनी क्या, अगर हाँ तो फिर तो महंगा होगा। और मान लीजिए दूसरी किसी लोअर क्वालिटी की लकड़ी की चेयर बनी तो फिर वो सस्ती होगी, दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस। दूसरा, वो जो खील लगी उसमें, आपने देखा होगा कभी आप हार्डवेयर की दुकान पर गए होंगे और आपने 10 रुपए का नोट आगे करा तो ऐसे मुट्ठी भर के, हमने भैया गिनोगे नहीं क्या, और गिनना नहीं, लो 2-4 और ले, ऐसे खील ले जाते हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो एक खील होती है ना, वो मुश्किल से कुछ चंद पैसों की होती है। क्या जो कारपेंटर चेयर बना रहा है वो गिनते बैठे रहेगा कि यार 18 खील लगेगी, 25 लगेगी, क्योंकि सेठ जी पूछेंगे कितनी खील लगी, क्यों, क्योंकि उनको कॉस्टिंग बिठानी है इस चेयर की? नो, राइट। तो इसलिए ये जो नेल्स हैं, खील हैं, इसको क्या कहां ले आएंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट, बीइंग इनसिग्निफिकेंट। उसी तरीके से दोस्तों फेविकॉल भी इनडायरेक्ट में ही जाएगा, क्योंकि फेविकॉल को आप उतना, थोड़ा सा हो सकता है सब्सटेंशियल अमाउंट हो, लेकिन फेविकॉल को इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मैनर में ट्रेस करना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप उस कारपेंटर को बोलोगे कि ये रहा फेविकॉल का डब्बा 5 किलो का, और अब तो इसको जब चेयर बनाए तो उसमें से जैसे ही फेविकॉल निकाले तो तोल तोल कर वापरना और बताना कि कितने ग्राम फेविकॉल लगा है, क्या कारपेंटर ये करेगा तो चेयर कब बनाएगा? इज दैट क्लियर? तो क्योंकि उसको ट्रेस करना उतना इकोनॉमिकल नहीं है, इसलिए उसको किधर लेकर चलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेकर चलेंगे। ये समझाना बाकी है मुझे कि फिर इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो उसको प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचाएंगे। दोस्तों लेबर दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर, है ना। मान लीजिए कि जो वॉलेट बन रहा है, तो वॉलेट बनने वाली फैक्ट्री में वो सारे लेबर जो इसे बनाने में इन्वॉल्व हैं, जो इसे बनाने में इन्वॉल्व है, मतलब जिनके हाथों से ये बन रहा है, दिस आर डायरेक्ट लेबर। लेकिन डायरेक्ट लेबर को के अलावा भी दूसरे और एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ये जो शर्ट वाला एग्जाम्पल ले रहे थे, अपन शर्ट वाले एग्जाम्पल पर ही चलते हैं। चलो बताओ शर्ट वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट लेबर कौन होगा? टेलर, हु इज स्टिचिंग द शर्ट। क्योंकि एक टेलर का आपको मालूम होगा कि यार टेलर की स्टिचिंग कॉस्ट थोड़ा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। मान लो कि एक टेलर एक शर्ट को स्टिच करने के 300 रुपए लेता है, सो 300 रुपए इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट एज कंपेयर टू द सेलिंग प्राइस, राइट। तो टेलर की जो स्टिचिंग चार्जेस होंगे वो क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन एक बात बताना दोस्तों, जैसे ही टेलर स्टिचिंग कर रहा है ना, और अचानक से अगर थ्रेड खत्म हो जाती है, टेलर क्या करेगा? टेलर मशीन स्टॉप करेगा और अब वो जाएगा कंपनी के रॉ मटेरियल स्टोर्स में और वहां पर देखेगा यार कितनी सारी थ्रेड्स रखी है, मुझे किस कलर की चाहिए, वो वाली थ्रेड कुर्सी पर चढ़कर और वहां से थ्रेड उतारेगा, वापस आएगा और अपनी सीविंग मशीन में थ्रेड लगाएगा और फिर से वो स्टिचिंग करना शुरू करेगा। उसने थोड़ा 10 मिनट स्टिचिंग करी, फिर इतने में दोस्तों मशीन कहीं से नीचे से आवाज करने लगी। तो उसने कहा ये क्या होगा? ओ ऑयल। तो फिर उसने मशीन रोकी, वो वापस से एक जगह पर गया जहां पर मशीन का ऑयल रखा हुआ रहता है, वो लेकर आया और उसने मशीन का ऑयलिंग कर दिया। मशीन का ऑयलिंग हो गया, बढ़िया। वापस से स्टिचिंग करने लगा, इसे पानी की प्यास लगी, इसने कहा रुको 2 मिनट मैं जाता हूं और पानी भर कर लाता हूं, पानी पी। दोस्तों ऐसे तो बन गया शर्ट। एक टेलर स्किल्ड वर्कर होता है और उसमें टैलेंट होता है, राइट। क्या उसको कंपनी ने इसलिए रखा है कि धागा खत्म हो तो वो लेने जाए, पानी की प्यास लगे तो वो जाए, मशीन में तेल पानी करना तो वो करे, सुबह आके मशीन साफ वो करे? या इन सारी चीजों के लिए कंपनी एक और सपोर्ट वर्कर रखती है? छोटू, यानी अगर दोस्तों थ्रेड खत्म होगी तो जैसे ही होने वाली होगी क्या आवाज लगाएगा ये बंदा? छोटू जा एक काम कर, हरे कलर की थ्रेड लेकर आ जा। छोटू एक काम कर, पानी की प्यास लगी, जाए एक गिलास पानी। छोटू एक काम कर, जरा मशीन में ऑयल पानी कर दे। छोटू मैं आऊं उससे पहले 5 मिनट में पूरी मशीन क्लीन कर देना, साफ कर देना, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो ही वो जो टेलर है वो एफिशिएंटली अपना प्रोडक्शन कर पाएगा। और सैलरी में डिफरेंसेस होते हैं यार। अगर टेलर को कंपनी 30,000 पर मंथ दे रही तो छोटू को 30,000 थोड़ी ना दे रही। तो जो लेस स्किल्ड वाले वर्कर, जो लेस स्किल्ड काम है वो किन्हें दे दिए जाते हैं? सपोर्ट वर्कर को दे दिए जाते हैं। अरे आपने फर्नीचर बनने में भी तो देखा होगा, किसी ने देखा फर्नीचर बनते हुए? तो जब फर्नीचर बनता है तो जो एक मेन वर्कर होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता है,
वो हमेशा साथ में एक सपोर्ट वर्कर को लाता है, जिसको बोलता है लकड़ी उधर से उठा के फेविकॉल का डब्बा लिया एंड सो ऑन। इज दैट बिकॉज वो मेन वर्कर ये सारे काम करेगा, तो फिर प्रोडक्शन कब होगा? ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ये रही कोचिंग क्लास। अब कोचिंग क्लास में जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ये मटेरियल की कॉस्ट हो गई, लेकिन कोचिंग क्लास में लेबर की भी तो कॉस्ट है। यस, मैं कौन हूं? लेबर। आई एम अ लेबर। दोस्तों मैं डायरेक्ट लेबर हूं या फिर मैं इनडायरेक्ट लेबर हूं? मैं डायरेक्ट लेबर हूं, मैं सीधे आपसे जुड़ा हुआ हूं। इज दैट क्लियर? आई एम अ डायरेक्ट लेबर, है ना? अब क्या हुआ कि मैं यहां पर पढ़ा रहा था, इतने में एकदम से स्क्रीन चली गई, और ये स्क्रीन चली गई यार। मैंने कहा कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, ऑनलाइन स्विमिंग बंद हो गई। मैंने कहा रुको बच्चों, अपने को सब आता है। और मैं यहाँ से चलकर वहां गया, कंप्यूटर पर गया, मैंने उधर देखा क्या सेटअप है क्या। मैं 5 मिनट में करेक्ट करके वापस से सेटअप करके मैंने कहा हाँ बच्चों, अपन कहाँ पढ़ते, अपन क्या पढ़ रहे थे? हाँ, आपने बोला सर वो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने कहा हाँ। और मैं इधर दोस्तों बस पढ़ा ही रहा था कि दोस्तों बैटरी खत्म हो गई, 2 मिनट रुकना। और अब मैं गया वहां नीचे जहां पर बैटरी रखी हुई रहती थी या बैटरी चार्ज होती थी, वहां से बैटरी लाया और मैंने यहाँ पर लगाई। मैंने कहा हाँ यार, अपन कहाँ थे बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे थे? हाँ। फिर आपने बताया डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं इधर दोस्तों पढ़ा ही रहा था कि एकदम से यहाँ पर ना पंखा बंद हो गया। आपने बोला सर गर्मी, मैंने कहा रुको लाओ इधर बेंच जमाओ, ऊपर चढ़ गया बेटे। दोस्तों अगर एक डायरेक्ट लेबर ये सब करेगा तो फिर वो अपना काम जिसके लिए उसको रखा गया है वो कब करेगा? तो इसीलिए उस डायरेक्ट लेबर के सपोर्ट में क्या रखे जाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर, सपोर्ट स्टाफ, और वो ये सारे मिसलिनियस काम करते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट लेबर होता है वो डायरेक्टली गुड्स से, प्रोडक्ट से, कस्टमर से कनेक्टेड होता है, और जो इनडायरेक्ट लेबर होता है वो कभी प्रोडक्ट को छूता भी नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट किसको करता है? डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? मेरी कॉस्ट, मुझे जितना भी मेहनताना मिल रहा है वो डायरेक्टली आपके ऊपर चार्ज किया जा सकता है, यानी ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे सपोर्ट एम्प्लॉइज है, क्या वो सिर्फ आपके लिए हैं या वो तो सारी क्लासरूम्स के लिए? सारी क्लासरूम्स, क्या उनका अमाउंट आपके ऊपर डायरेक्टली ट्रेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट लेबर कैन बी ट्रेस्ड ऑन टू प्रोडक्ट्स, बट इनडायरेक्ट लेबर्स कैन नॉट बी ट्रेस्ड ऑन टू प्रोडक्ट्स। क्या है? क्लियर है सबको? उसी तरीके से दोस्तों कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें से कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कि यहां पर इस क्लासरूम के अंदर एक स्मार्ट टीवी लगा दिया गया, या अपन इसको ऐसा मान के चलें कि आप और मैं साइंस मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और हमें लेबोरेटरी की जरूरत है। आपने स्कूल में देखा ही होगा ना, स्कूल में जो लेबोरेटरी होती थी वो साइंस वाले बच्चों को काम में आती थी, अपन कॉमर्स वालों को काम में नहीं आती थी। तो क्या जब स्कूल की फीस डिटरमाइन की जाएगी तो वो जो लेबोरेटरी का एक्सपेंसेस होगा वो सिर्फ किस पर चार्ज किया जाएगा? वो हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किन के लिए? उनके लिए। वो एक्सपेंसेस हम पर ट्रेस नहीं किया जाएगा, राइट? लेकिन जो स्कूल का प्लेग्राउंड है उसका जो कॉस्ट होगा वो सब पर ट्रेस किया जाएगा। तो ये स्कूल का प्लेग्राउंड इज अ कॉमन एक्सपेंस, लेकिन साइंस लेबोरेटरी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो सीधे सीधे प्रोडक्ट से ट्रेस कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अरे आप मुझसे एक चीज तो पूछना भूल ही गए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। हर वो चीज जो ना मटेरियल होती है और ना लेबर होती, वो सब क्या है? एक्सपेंसेस। इस हॉल का रेंट क्या है? मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। ये जो वीडियो शूटिंग का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, क्या है? मटेरियल है, लेबर है, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। इज दैट क्लियर? तो एक्सपेंसेस यानी हर वो चीज जो ना मटेरियल है ना लेबर है। और एक्सपेंसेस के अंदर भी दो तरह के एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कि एक कंपनी शर्ट्स बना रही है और शर्ट्स बनाने में वो अगर एक डिजाइनर शर्ट बना रही है और डिजाइनर शर्ट में एम्ब्रॉयडरी की मशीन यूज हो रही है, कुछ होता है एम्ब्रॉयडरी, तो डिजाइनर शर्ट में एम्ब्रॉयडरी की मशीन यूज हो रही है, तो क्या उस एम्ब्रॉयडरी का मशीन का खर्चा सारे शर्ट पर बांटा जाएगा या सिर्फ उसी शर्ट पर बांटा जाएगा? सिर्फ उसी डिजाइनर शर्ट पर बांटा जाएगा। तो उस डिजाइनर शर्ट के लिए वो एम्ब्रॉयडरी मशीन का जो डेप्रिसिएशन होगा या एक्सपेंसेस होगा वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? लेकिन एक फैक्ट्री का, पूरी फैक्ट्री का रेंट जिसके अंदर डिजाइनर शर्ट्स भी बन रहे हैं, नॉर्मल शर्ट्स भी बन रहे हैं, तरह तरह के शर्ट्स बन रहे हैं, तो फैक्ट्री का रेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
एक्सपेंस, क्योंकि वो कॉमनली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट के लिए एक साथ लग रहा है। क्या क्लियर है? तो इस क्लासरूम के अंदर अगर स्मार्ट स्क्रीन लगाई गई है और वो सिर्फ आपके लिए लगाई गई है, बाकी बच्चों के लिए नहीं लगाई गई है, बाकी सी फाउंडेशन वालों के लिए, 11th 12th वालों के लिए, सीएस वालों के लिए नहीं लगाई गई है, बट आपकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्मार्ट स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा वो किस पर ट्रेस किया जाएगा? सिर्फ हम पर ट्रेस किया जाएगा। तो वो हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ is incurred not for the benefit of all the products but for the benefit of a specific category of products. Is that clear? But indirect expense is incurred for the benefit of all the products. क्या clear है दोस्तों? डायरेक्ट मटेरियल सीधे ट्रेस होगा प्रोडक्ट पर। ये रहा अपना प्रोडक्ट, मैं ये प्रोडक्ट को यहां पर लेकर आ जाता हूं। ये रहा दोस्तों अपना प्रोडक्ट, और हाँ जी, अगर मुझे अब शर्ट की कॉस्ट निकालनी है तो मैं फैब्रिक का खर्चा डायरेक्टली ट्रेस कर लूंगा, लेकिन क्या मैं थ्रेड और बटन को डायरेक्टली ट्रेस करूंगा? नहीं, थ्रेड और बटन को मैं कहां डालूंगा? इनडायरेक्ट लेबर में। फिर इसके बाद जो टेलर है, टेलर को जो मैं स्टिचिंग चार्जेस पे करूंगा वो मैं सीधे शर्ट पे ट्रेस कर लूंगा। हाँ, because that's a significant cost and I can directly trace that cost. लेकिन जो indirect labor है, for example छोटू हुआ, support staff हुआ, उसको मैं सीधे शर्ट पर ट्रेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे एक और कारण होता है। शर्ट तो एक ही टेलर बनाता है, बट जो छोटू पीछे खड़ा रहता है वो हर एक एक टेलर के पीछे एक छोटू होगा, या 10-10 टेलर को एक अकेला छोटू संभाल रहा होगा? 10-10 टेलर को एक अकेला छोटू संभाल रहा होगा। तो अब छोटू का खर्चा किन किन शर्ट पे बांटेंगे वो ट्रेस करना डिफिकल्ट है, इसलिए उसको कहां ले लेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट में, राइट? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने एग्जांपल क्या ले लिया? छोटू की सैलरी। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी एम्ब्रॉयडरी मशीन का जो डेप्रिसिएशन है जो स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर लग रही है, और अगर मान लो यही वो डिजाइनर शर्ट है तो इस पर वो खर्चा ट्रेस कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। लेकिन जो दूसरे एक्सपेंसेस है जैसे ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे अपनी कोचिंग क्लास में एक ऑफिस सेक्शन है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बताओ किस पर बांटा जाएगा? हम पर या सब पर? सब पर, राइट? तो वो हमारे ऊपर डायरेक्टली ट्रेस नहीं होगा। तो उसी तरीके से फैक्ट्री का रेंट, ये सब क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो 3 एरोज है ना, ये तो सीधे आकर प्रोडक्ट पर लग गए। कौन से 3 एरोज सीधे आकर प्रोडक्ट पर लग गए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज दिस कुड बी डायरेक्टली ट्रेस्ड ओवर प्रोडक्ट। लेकिन इन बेचारों का क्या? इन तीनों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेयर इनडायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे दुनिया ओवरहेड्स कहती है। इसे क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। सो ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल इज आल्सो ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर इज आल्सो ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो ओवरहेड। और अब दोस्तों, क्या ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसे शर्ट पर ट्रेस नहीं करना पड़ेगा या करना तो पड़ेगा? करना तो पड़ेगा भाई, खर्चा तो है। फेविकॉल को आपने भले इनडायरेक्ट बोल दिया पर खर्चा तो है। नेल्स, व्हाइट पेपर टेप बोल दिया इनडायरेक्ट पर खर्चा तो है। बटन्स, थ्रेड्स बोल दिया इनडायरेक्ट पर कहीं ना कहीं खर्चा तो है, कहीं ना कहीं तो रिकवर किया जाएगा। तो दोस्तों एक स्पेशल टेक्निक होती है जो हम कौन से चैप्टर में सीखेंगे? ओवरहेड चैप्टर में सीखेंगे, जिससे हम ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसे किसी तरह से किसी एक रीजनेबल बेसिस पर इन सब पर बांट देंगे। यानी जो तरह तरह के शर्ट हमारे यहां पर बन रहे होंगे ना, उन पर इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को किसी तरह से बांट दिया जाएगा। वो किसी तरह क्या है वो अभी आपका मेरा मुद्दा नहीं है। यू कैन जस्ट इमेजिन, आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि ये जो इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें डेली क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस होता रहता है। डू यू एग्री कि कहीं ना कहीं उसका एक अमाउंट लगता है 10, 20, 25, 50 हजार रुपए महीना? डू यू ऑल्सो एग्री कि कहीं ना कहीं वो अमाउंट स्टूडेंट की फीस में ऐड होता है किसी तरीके से? अब वो क्या तरीका है वो सीखना हमारा मुद्दा है ओवरहेड्स चैप्टर में। इज दैट क्लियर दोस्तों? डायरेक्ट कॉस्ट तो सीधे प्रोडक्ट पर आ जाएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी तरह से प्रोडक्ट पर आ जाएगी, और इस तरीके से हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है ना? ठीक है, ओके। ये मोर ऑफ थियोरेटिकल नेचर का कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, बट कॉन्सेप्चुअली वी मस्ट बी क्लियर कि विच कॉस्ट आर
डायरेक्ट कॉस्ट एंड विच आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आज तक जो गलत फहमी थी कि वो सब जो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट है, वैसा नहीं है। बटन्स आप इस शर्ट के काउंट कर सकते हो, लेकिन फैक्ट्री का सोचो, फैक्ट्री कहाँ है कि शर्ट के बटन्स काउंट करते बैठे रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में।